आवाज दूर तक जानी चाहिए। रोलिंग। भाटी जी, आप विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, आप अब पहुंचे हैं और एक विशेष संदेश लेकर यहाँ पर पहुंचे, क्या संदेश है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए साहब, ओरण बचाओ की एक जो मुहिम है, एक जो लड़ाई है, जो लंबे समय से पश्चिमी राजस्थान का हर भाई, हर युवा, हर बुजुर्ग, हर मातृशक्ति लड़ रही है, उस लड़ाई को आगे ले जाते हुए आज प्रदेश की सरकार के सामने ओरण की महत्वता को बताने के लिए हम सब आज यहाँ हाजिर हुए हैं। और ये प्रतीक के रूप में मैं सब जो माननीय सदस्य हैं उनसे और प्रदेश की सरकार से निवेदन करूंगा कि ओरण को बचाया जाए। ओरण वो जमीन है जिसको देवभूमि कहा जाता है, ओरण को अरण्य कहते हैं, जहां भगवान श्री राम ने 12 साल वनवास निकाला था। आज उस जमीन पर, उस देवभूमि पर कहीं ना कहीं भूमाफियों की नज़र है। आज उस जमीन को बचाने की ज़रूरत है और उसके लिए हम सब आज एकजुट हुए हैं। और आने वाले समय में भी जहां कहीं पे भी ओरण भूमि को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मजबूती के साथ लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आज से सत्र शुरू हो रहा है, आप रेगुलर देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो बयानबाजी किस तरीके से कर रही है, उन्होंने भी अपनी तैयारी की है। तो मुख्यमंत्री जी ने कल बैठक भी ली थी, आप किस तरीके से रहने वाला है, आपकी तैयारी कैसी? हमारी पूरी तैयारी है। और जो कांग्रेस सोच रही है कि हम उसको कटघरे में बंद करेंगे, तो हम भारतीय जनता पार्टी यानी हमारी सरकार आईना दिखा देगी। रेगुलर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को क्या आधार पर घेर दिया, गोविंद सिंह डोटासरा की भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी, डोटासरा ने रोहिलाल मीणा के लिए कहा कि वो जो है वो अच्छे मर्द नहीं होते और उनके साथ जो हुआ उसे लेकर उन्होंने जो बयान कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सूर्य नमस्कार को लेकर आपने आदेश जारी किया। सूर्य हमारे भगवान हैं, सूर्य हमको प्रकाश भी देते हैं, गर्मी भी देते हैं और इनके बिना जीना हमारा संभव नहीं है। न ही इनके बिना धरती और सूर्य के बिना हमारी उत्पत्ति हो सकती। तो मैं इतना ही निवेदन करता हूँ, जो सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहते हैं या उनका विरोध करते हैं, तो सीधा सूर्य का विरोध करें। और विरोध करते हैं तो विरोधी से कोई चीज़ ली नहीं जाती है, तो फिर ये सब प्रकाश और अन्य जो भी इससे लाभ होते हैं क्यों ले रहे हैं। और सूर्य सप्तमी को हम प्रत्येक हमारे जो विद्यार्थी हैं सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय में वो 7 सूर्य नमस्कार करेंगे। और हमने आम जनों से भी निवेदन किया है कि वो भी इसमें सहभागिता निभाएं और समाज सेवियों, योग गुरुओं सबसे आग्रह किया है। इसमें राजस्थान के अधिकाधिक लोग भी भाग लेंगे। ठीक है। वेश तो सरकार ने पहना दिया हमको, इस तरह का मजबूर कर दिया। गत सरकार ने जो 17 जिले और 3 संभाग बनाए थे, उनमें से 9 जिले और 3 संभाग इस वर्तमान सरकार ने ख़त्म कर दिया और अन्यायपूर्ण, देशतापूर्ण इस तरह का फैसला किया जो कतई लोकतंत्र में उचित नहीं है। नीम का थाना बहुत सही मापदंडों पे जिला बना था। 70 साल की मांग थी नीम का थाना के लोगों की। कई बार विधानसभा में मामला उठा है, लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, भूख हड़ताल हुई है, नीम का थाना से जयपुर तक की पैदल मार्च हुई है। मापदंडों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सही जो जिले बने उनमें से नीम का थाना मापदंडों पे खरा उतरता है। मैं 2-3 जिले जो रखे गए हैं उनसे अगर तुलनात्मक आपको
बात करूं तो डीग और खैरतल 2 ज़िले रखे गए हैं। एक मुख्यमंत्री जी का है और दूसरा अलवर में भूपेंद्र यादव जी का। उनकी जनसंख्या, उनका क्षेत्रफल, उनकी पूर्व जिले से वर्तमान जिले की दूरी, तीनों के मामले में दोनों जो ज़िले हैं खैरतल और डीग वो नीम का थाना से पीछे हैं। नीम का थाना की जनसंख्या इन तीनों में सबसे ज़्यादा है, क्षेत्रफल नीम का थाना का इन तीनों में सबसे ज़्यादा है, और जिला हेडक्वार्टर जो पिछला था उससे दूरी सबसे ज़्यादा है। खैरतल और डीग की दूरी अलवर और भरतपुर से लगभग 37-38 किलोमीटर की है, जबकि नीम का थाना की दूरी 85 किलोमीटर की है। और अगर अंतिम छोर की बात करें नीम का थाना के तो लगभग 135 किलोमीटर की। अब क्यों काटे गए इसका भी मैं एक कारण आपको बताना चाहता हूँ कि सीकर संभाग की तीनों सीटें संसद की, तीनों में बीजेपी ने मात खाई। 2 में कांग्रेस विजयी हुई, झुंझुनू चूरू में, और सीकर में इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार अमराराम जी जीते। इसी प्रकार जो 21 सीटें हैं विधानसभा की, उनमें 14 में बीजेपी ने मात खाई, सिर्फ 7 में कामयाब हुई, 1/3 में। असली कारण ये है जिले और संभाग हटाने का। अब सरकार के मंत्री कह रहे हैं, जोगाराम जी ने कुछ दिन पहले कहा कि कोई विरोध नहीं है, सब लोग खुश हैं जिले हटने से। दूसरे मंत्री जी हमारे प्रभारी मंत्री हैं संजय शर्मा जी, उन्होंने कहा कि सीकर में नीम का थाना में कोई विरोध नहीं। पता नहीं कैसी पट्टी बांध रखी है इन लोगों ने। लगातार भूख हड़ताल चल रही है नीम का थाना जिले को हटाने पर। लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हर गांव में, हर विधानसभा में प्रदर्शन हो रहा है। 3 बड़ी मीटिंग हो चुकी हैं, कल चौथी चक्का जाम हुआ है पूरे नीम का थाना में। आप देखिए एक भी किसी तरह की एक्टिविटी कल नहीं हुई है। इवन आप देखिए मजदूर, कारीगर चेजे पे नहीं गए, निर्माण कार्यों पे नहीं गए हैं। पूरी सब्जी मंडी बंद रही है, पूरी व्यापार, हर तरह का व्यापारी प्रतिष्ठान बंद रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया पूरा बंद रहा है। नीम का थाना माइनिंग जोन है तो पूरी माइनिंग एक्टिविटी, डिस्पैच, क्रशर, माइंस पे काम सब बंद रहा है। शिक्षण संस्थान सारे बंद रहे हैं, प्राइवेट स्कूलें सारी बंद रही हैं। कोचिंग का बड़ा हब बनता जा रहा है नीम का थाना, कोचिंग के सारे सेंटर बंद रहे हैं। एक भी गाड़ी, एक भी ट्रक पूरे नीम का थाना ज़िले में नहीं चला। इसके बावजूद पता नहीं सरकार कैसी आंखें लिए बैठी है, कैसी नज़र लिए बैठी है। आप तो खुद मोदी जी हो जी। क्या फिर भी आपका जिला कैंसिल कर गया? क्या आपने कोई पहुंच नहीं लगाई दूसरी जगह? नहीं साहब, मैं तो कांग्रेस का मोदी हूँ, और वो जो हैं दूसरे मोदी जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हो वो बीजेपी के मोदी हैं। तो बड़ा अंतर है दोनों में, बातचीत का कोई सिलसिला नहीं। आपके साथ पदयात्रा करने वाले सीताराम जी भी बीजेपी में, उनसे बात करने थे। हाँ, सीताराम जी ने ज़रूर मेरे साथ नीम का थाना से जयपुर तक की पदयात्रा की थी और बहुत सहयोग किया था मेरा। मुख्यमंत्री जी के पास जो डेलीगेशन गया था उसमें भी सीताराम जी मेरे साथ थे, और अब वो दूसरे पाड़े में चले गए हैं जिसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। तो मैं बता रहा था आपको कि सरकार को दिख नहीं रहा विरोध, चक्का जाम भी नहीं दिख रहा है। हमारे यहाँ एक कोहिनूर हीरा है बीजेपी का, जिसको 5 बार बीजेपी ने टिकट दिया। वो बार बार बयान बदलते हैं। पहले वो ये कह रहे थे कि नीम का थाना जिला बनने लायक नहीं है, फिर जब जिला बन गया तो उन्होंने ये कहा कि सबका सहयोग है, हमने भी सहयोग किया। आपने क्या सहयोग किया जरा जनता को बताइए। फिर कहते हैं जिला जब बन गया, जब ये पुनर्विचार की सूची में आया तो उन्होंने ये कहा कि दुनिया की कोई ताकत जो है वो बने हुए ज़िले को नहीं हटा सकती। और अब वो ये कह रहे हैं कि साहब
विधायक जो है वो मुख्यमंत्री जी के पास नहीं गया, इसलिए जिला कट गया। लेटेस्ट उनका जो बयान है वो ये है कि अब आपने हाई कोर्ट में रिट लगा दी, इसलिए अब सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो लगातार जो कोहिनूर हीरा है बीजेपी का, वो बयान दिए जा रहा है। मैं आप सबके माध्यम से सबको अवगत कराना चाहता हूं कि नीम का थाना के साथ बहुत अन्यायपूर्ण, बेइज्जतापूर्ण कार्रवाई हुई है और बड़ा अन्याय हुआ है। इसके खिलाफ सब लोग आवाज़ उठाएं। धन्यवाद। यहाँ पर जिला मना डी कुमेर वो पात्रता नहीं रखता, अलवर का खैसर पात्रता नहीं रखता, नीम का थाना ज़्यादा पात्रता रखता। देखिए 2025 के राजस्थान विधानसभा के प्रथम सत्र में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप सभी साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन सरकार का ये कर्तव्य है कि जनता के हित में क्या अच्छा हो सकता है, जनता के हित में अच्छे निर्णय कौन से हो सकते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने किया है। पिछली सरकार ने बिना किसी आधार के जिस तरह से प्रशासनिक तंत्र को, प्रशासनिक इकाइयों को स्थापित करने का काम किया था, हमने विधानसभा के चुनाव में ही कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो इनकी समीक्षा करें। समीक्षा की और समीक्षा के उपरांत जो राजस्थान की जनता के हित में लगा वो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने किया है। अब ये नीम का थाना से आने वाले विधायक जी अपने ज़िले की बनाने की बात करें, हटाने की बात करें, मांग करें, वो इनका एक लोकतांत्रिक तरीका हो सकता है, लेकिन डीग ज़िले पर आपत्ति उठाना इनका कौन सा अधिकार है। डीग दीर्घपुर गाँव में पौराणिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में उसका स्थान है। डीग ज़िले के लोगों ने 1996 से लगातार मांग भी की और सारे मापदंडों को पूरा करता है, और ऐसे कई ज़िले हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के विकास में सहायक हों इसलिए उनको पुनः रखा है, उन इकाइयों को पुनः रखा है। निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार राजस्थान के विकास के लिए कटिबद्ध है, संकल्पित है। इसीलिए तो पिछले 13 महीने के कार्यकाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने का काम किया, महिलाओं को संबल देने का काम किया, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया, और किसानों को किसान समृद्धि और उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए 2000 रुपये किसान सम्मान निधि में वृद्धि की और फसल का उचित मूल्य मिले इसकी व्यवस्था की। डीजल पेट्रोल के दामों में कमी की है। तो कांग्रेस के लोग इससे तिलमिला गए हैं, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। अब ईआरसीपी का गुणगान वो लोग करते थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जब उनका 2.5 महीने का ही कार्यकाल हुआ था उसी समय उसका MOU कर दिया, और ईआरसीपी ने अब राम सेतु जल परियोजना उसका नाम रख दिया, लिंक बीच में है। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान का विकास चाहती है, इसीलिए तो उपचुनाव में कांग्रेस के लोगों का आईना दिखा दिया ना, 5 पैसे 1 पे धड़ाम शेयर गिरे। अब ये आपसी लड़ाई में अपनी मुंह छिपाते हुए फिर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। राजस्थान की जनता ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी की सरकार को 100 में से 100 नंबर दिए, और उपचुनाव में 1 से 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और जनता को बहुत उम्मीदें हैं विधानसभा से। बहुत सारे मुद्दे हैं। पिछले 13-14 महीनों में सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। जैसे अभी बोल रहे थे, नए जिलों का मसला है, ईआरसीपी का मसला है। ईआरसीपी का नाम बदल दिया गया,
ईआरसीपी का ओरिजिनल स्वरूप बदल दिया गया। जो राजस्थान कैनाल थी उसका नाम चेंज कर दिया गया। और क्या कारण है, मैं बार बार सवाल कर रहा हूं और पिछले 1 साल से कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है कि आपने ईआरसीपी में क्या घपला किया है। एमओयू क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हो आप? क्यों नहीं एमओयू को प्रेस को और विधानसभा के पटल पे रख रहे हो? क्यों नहीं जनता को बता रहे हो कि हमने एमओयू में ये किया है? इनका जो ओरिजिनल मॉडल था, जो अशोक गहलोत जी ने बनाया और वसुंधरा जी ने उसको अप्रूवल दी, उसमें और आज के एमओयू में और आज जो इन्होंने किया उसमें 30% पानी कम कर दिया गया है। राजस्थान की जनता के साथ धोखा। 30% पानी का मतलब है कि किसानों को कोई पानी नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम ये चाहेंगे कि सरकार एमओयू को सार्वजनिक करे और सारी स्थितियां क्लियर करे कि ईआरसीपी का ओरिजिनल शेप क्या है। जिले कम कर दिए गए, स्कूलें बंद की जा रही है, जिले कम कर दिए गए। अभी नेताजी बोल रहे थे, गृह मंत्री बोल रहे थे, इनके जो इनको सूट करते हैं वो जिले तो रख लिए इन्होंने। जहां जनता का प्रेशर था वहां रख लिए इन्होंने। और जहां डिप्टी सीएम दलित आदमी जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनका जिला खत्म कर दिया। वो न हाँ में बोल रहे हैं ना में बोल रहे हैं, उनकी जबान नहीं निकल रही। वो ना करे तो जनता नाराज और हाँ करे तो सीएम नाराज। कहाँ जाए? तो दलित डिप्टी सीएम की भी पैरवी नहीं हो रही है। और एक बात और आपको कहना चाह रहा हूँ, इन्वेस्टर्स के साथ धोखा। राजस्थान समिट की इन्होंने राइजिंग राजस्थान के नाम पे उन जिलों में जो नए जिले बने और जो जिले बंद कर दिए गए, उन जिलों से जो प्रपोजल आए, जो एमओयू सरकार ने किए, उनका क्या होगा? उन लोगों ने, जो इन्वेस्टर आए, उन लोगों ने एमओयू इस बेसिस पे किए कि सरकार ने नए जिले बनाए हैं, हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री लेके आएंगे, ट्रेड बढ़ेगा, कलेक्ट्रेट बनेगी, एसपी ऑफिस खुलेगा, रेवेन्यू कोर्ट खुलेगी, सब खत्म एक झटके के अंदर। तो क्या होगा उन इन्वेस्टर्स का जो इनके झूठे प्रलोभन और वादों के ऊपर आकर के जिन्होंने एमओयू कर लिए? और उन्हीं कलेक्टर्स ने, उन्हीं अधिकारियों ने जो नए जिलों के अंदर कलेक्टर की हैसियत से बैठे थे, एमओयू किए और सरकार को भेजे, उन लोगों के ऊपर सवालिया निशान है। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ गए, लोगों ने ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर दिए कि यहाँ डेवलपमेंट होगा, प्राइसेस बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, और एकदम से समाचार आता है कि 9 जिले समाप्त कर लिए, कोई क्राइटेरिया नहीं लिया गया। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, सभी मुद्दों पे चर्चा नए सत्र में शुरू होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कल अध्यक्ष जी ने, पीसीसी चीफ ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो सदन में कम आते हैं और ये गलत बात है। इस बयान को क्या वृहद रूप में देखा जाए पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों पर भी, मौजूदा पर? देखिए, ऐसा है कि पिछले 30-35 सालों में राजस्थान के अंदर 3 ही मुख्यमंत्री रहे, भैरव सिंह शेखावत जी, अशोक गहलोत जी और वसुंधरा राजे जी। और तीनों ही राजनीति के प्रकांड पंडित थे और तीनों की उपस्थितियां बहुत ज़्यादा थी। लेटर ऑन हो सकता है कभी उपस्थिति कम रही हो, लेकिन उनकी राजनीतिक समझ बूझ और हर बात पे मैसेज था। ये मुख्यमंत्री जी अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, विधायक भी नए बने हैं, इनको ये चाहिए कि विधायक कार्य सीखें। जो हमारे अध्यक्ष जी का कहने का मतलब है, वो तात्पर्य ये है कि विधायक कार्य सीखें, विधानसभा का काम सीखें, ताकि पिछले जो राजनीति के प्रकांड पंडित रहे हैं उनसे शिक्षा मिले और आगे राजस्थान को डेवलपमेंट में सहयोग मिल सके, विजन बढ़े, काम करने का पता लगे, विधानसभा में विधेयक कैसे आते हैं इनका पता लगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बात कही। आज बजट सत्र का पहला दिन है और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जब से सरकार बनी है महिलाओं पर अत्याचार, अपराध बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से समझौता का प्रकरण हुआ, पूरे इंडिया ने इसको देखा और पूरे इंडिया के अंदर ये बात फैली कि किस तरीके से प्रशासन के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई, किस तरीके से
पुलिस के द्वारा गांव के साथ में बर्बरता की गई, आग लगाई गई, गाड़ियां जलाई गई और उन सब का दोष एक व्यक्ति पर और कुछ लोगों को जो निर्दोष लोग थे, जो गांव के अंदर कोई प्रोग्राम में गीत सुनने आए थे, उन लोगों की हड्डियां तोड़ी गई, उनके घुटने तोड़े गए और उनको बंद किया गया जेलों के अंदर। और उस प्रकरण की सरकार ने आज तक एक शब्द उसके लिए नहीं बोला। सरकार ने आंख और कान सब कुछ मूंद रखे हैं। आज पहला दिन है, हमारा विरोध है, मेरा व्यक्तिगत विरोध है। हालांकि हमारे प्रतिपक्ष नेता और हमारा पूरे दल ने ये निर्णय किया है कि अभिभाषण सुनेंगे, लेकिन व्यक्तिगत मेरा विरोध है। इसलिए आज आप सब लोगों के सामने ये चीज़ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि राजस्थान की सरकार को इस प्रकरण की न्यायिक जांच कराने की मांग पूरे राजस्थान की है, पूरे युवाओं की है, पूरे समाज की है और पूरी राजस्थान और हाड़ौती क्षेत्र के सभी लोगों की है। और आए दिन इस पर नए नए लोगों के द्वारा, सभी के द्वारा आवाज़ उठाते आ रहे हैं, लेकिन एक शब्द और एक कार्रवाई के नाम पर कोई लेटर तक जारी नहीं होता है। धन्यवाद। अरे यार, हम भी तो बाहर हो गए। तो आगे नहीं आएगा, लेकिन हाँ ऐसे नहीं है। मेरे को सब चाहिए, ये तू कम चाहिए। हाँ ये रहा। देखिए, आज बजट सत्र शुरू हो रहा है और हम मानते हैं कि महामहिम के श्रीमुख से सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। 12 महीने से जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले किए थे, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी ने, चाहे केंद्र के नेताओं ने, चाहे यहाँ राज्य के नेताओं ने, उन वादों पे खरी नहीं उतर पा रही है। और 12 महीने में केवल और केवल झूठी बातें की गई हैं, चाहे वो यमुना के पानी की बात हो, चाहे वो ERCP की बात हो, चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, नौकरियां देने की बात हो, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब में फैल है। स्कूलें बंद कर रहे हैं, जिले बंद कर रहे हैं, संभाग बंद कर रहे हैं, पेंशन बुजुर्गों की बंद कर रहे हैं। और केवल कुंभ में स्नान करो, कुंभ में स्नान करो, सबका सबके लिए अच्छी बात है, हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन कुंभ के स्नान की व्यवस्थाएं भी ठीक करो। वहाँ पर मौतें हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, उसकी इनको कोई चिंता नहीं है। यहाँ राजस्थान में पर्चियों से सरकारें चल रही हैं। गुड गवर्नेंस के लिए अधिकारियों को, मंत्रियों को काम करना पड़ता है, जनप्रतिनिधियों को काम करना पड़ता है। पंचायत राज के चुनाव कराएंगे नहीं, नगर निकाय के चुनाव कराएंगे नहीं, IPS IAS की पोस्टिंग करेंगे नहीं, प्रमोशन हो गया, जिले खत्म करेंगे, संभाग खत्म करेंगे, नगरपालिका खत्म करेंगे। तो भाई 800 कामों की समीक्षा कर रहे थे, वो भी बता देना, आज महामहिम की श्रीमुख से बतवा देना माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने कितनी हमारी समीक्षा योजनाएं बंद की हैं, क्या की है। ऐसे ऐसे मंत्री बना रखे हैं जो अपने विभाग के ऊपर नहीं बोल करके अनर्गल बयानबाजी के लिए वो देश और प्रदेश में मशहूर हो गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो आज पीठ थपथपाई जाएगी, इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का जो एक बना हुआ है कि शब्दकोश, झूठे वादे, झूठी बातें, वो चीज़ें ये करने जा रहे हैं। देखते हैं, बात करेंगे विधानसभा में, जो जनता के मुद्दे हैं उनके ऊपर इनको घेरने का काम करेंगे, इनकी खिंचाई करेंगे और इनको बताएंगे कि जनता से आपने ये वादे किया था। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने ये कहा है अभी कल परसों ही कि साहब बाजरे की खरीद MSP के ऊपर होनी चाहिए। हमने वादा किया जनता से, और सरकार किसान आयोग के अध्यक्ष जी से, CR चौधरी साहब से कहलवा रही है कि नहीं MSP पे बाजरे की खरीद की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिसपे ये खुद अंतर्द्वंद में फंसे हुए हैं। किरोड़ी जी दूसरी बार सदन में दूसरे बजट सत्र में नहीं आ रहे हैं। आप समझ सकते हो कि अस्वस्थता की बात कर रहे हैं, वो अस्वस्थ
शारीरिक रूप से नहीं हैं, वो उनको भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से प्रताड़ित कर रखा है, वो बात देखने वाली बात है। एक कृषि मंत्री दूसरी बार बजट में अनुपस्थित हो रहा है और अपनी फेसबुक और ट्विटर में वो विधायक लिख रहा है और सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। वो कह रहा है मैंने इस्तीफा दे रखा, फैसला करो। कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर फैसला करेगा कौन? तो जब अपने मंत्री का फैसला नहीं कर पा रहे, अपने नेता प्रतिपक्ष के जो वादे किए गए थे संकल्प पत्र में, वो ये कह रहे हैं कि बाजरे की खरीद करो MSP पे, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये करेंगे क्या? ये बात जो है वो है, जनता की बात को हम लोग करेंगे। ये तो मुख्यमंत्री जो कहना ही था सो ही कह देते तो टंटा मिटता, टंटा मिट जाता, फिर दूसरी सरकार बनाते, फिर क्योंकि वादे तो पूरे कर दिए उन्होंने। क्या बात कर रहे हो? इस तरीके से ढकोसले करने से जनता हंस रही है इनके ऊपर। भी आया है, यमुना भी आया है, सब कुछ जो एक साल में हुआ है उसका जिक्र हुआ है और यही होता है। RCP को लेकर आपने खुद ने संघर्ष किया, आंदोलन संघर्ष तो करते ही रहते हैं। संघर्ष तो राजा सगर के पुत्रों ने भी किया था, लेकिन वो तो भागीरथ को उसका वो मिला नाम। ये थोड़ी पूछोगे डॉक्टर साहब से, आप तो गैर हाजिर रहने वाले। पूछो ना क्या दिक्कत है? हाँ डॉक्टर साहब, आपकी जो एक एप्लीकेशन थी छुट्टी की, क्या विधानसभा अध्यक्ष जी ने मंजूर कर दी? वो तो आप विधानसभा अध्यक्ष जी से पूछो। स्वास्थ्य कैसा सर अब आपका? स्वास्थ्य एकदम सही है। स्वास्थ्य तो कभी भी खराब हो जाए, किसी को बुखार हो जाए, किसी का बुढ़ापे में पेशाब बंद हो जाए। स्वास्थ्य का क्या पता कब जवान को अटैक आ जाता है आजकल। तो विशेष वजह क्या है? देखो ऐसा है, समय मिलावट का है, समय मिलावट का है और हमें हाँ करते जाएंगे, हमें हाँ करते जाएंगे। समय मिलावट का है, आजकल मिलावट है, तो हमें हाँ करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। यही होता है। अब हाजी के दरबार में नाजी कहेगा वो मरेगा। मेरी हाँ कहने की आदत नहीं है, मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ और मेरे को इस बात का दर्द है कि मैं 5 साल तक, आप जानते हो, विपक्ष की भूमिका किसने निभाई? मेरे को पत्रकार वार्ता भी नहीं करने दी पार्टी के अंदर, लेकिन मैं सड़क पर खड़ा रहा, लेता रहा। अब उसके आधार पर हम सत्ता में आए और वो मुद्दे जब आप मरते हैं उन पर परिणाम नहीं निकलता तो मैं भी मुरझा जाता हूँ, मेरे को दुख होता है। इतनी सी बात है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने कहा, मैं उनको वो कुछ भी कहें, उनकी बातों में नहीं जाता, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले उठे और पेपर लीक के मामले उठे, युवा जो आस लगाए बैठा है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और वीरांगनाओं को अपमानित किया गया, मैं भी अपमानित हुआ उस राज में, और अब राज में भी अपमान किया जा रहा है। एक पर्टिकुलर बड़ा मामला जो आपने CM को अवगत कराया, जिस पे आपको लगता है एक्शन नहीं हुआ? एक पर्टिकुलर मामला बीसलपुर में ठेका दिया है गाद निकालने का, और 250 किलोमीटर तक निकाली जा रही है बजरी, गाद नहीं निकल रही। 7 करोड़ रोज की बजरी निकाल रहा है और हमारी आंखों के होकर निकाल रहा है। ये नहीं होना चाहिए लीगली। ऐसा बहुत मामले मैं बताऊंगा। ठीक है। नीमका थाना जिले को निरस्त करके बीजेपी की वर्तमान सरकार ने क्षेत्र के प्रति एक अन्यायपूर्ण काम किया है। नीमका थाना सभी मापदंडों के हिसाब से सही जिला बना था, जिसे इन्होंने राजनीतिक द्वेषता से निरस्त कर दिया है। ये मापदंडों की बात करते हैं, इनका सिर्फ एक मापदंड है। तीनों सांसद सीकर संभाग से इनके हारे, 21 में से 14 विधानसभा के सदस्य इनमें से हारे, और इसीलिए इन्होंने नीमका थाना को जिला
और सीकर को संभाग निरस्त किया। मापदंडों की बात कहूं तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल खैरतल और डीग से मिला लीजिए नीमका थाना जिले का है। सबसे ज़्यादा आबादी नीमका थाना जिले की है। वर्तमान जो जिला था उससे नए जिले की दूरी जो है वो सबसे ज़्यादा है। डीग की दूरी 37 किलोमीटर है, खैरतल की दूरी 38 किलोमीटर है और नीमका थाना की सीकर मुख्यालय से दूरी 85 किलोमीटर है। और अगर दूरस्थ पंचायत की बात करें तो 135 किलोमीटर की दूरी आती है। भाजपा सरकार को उसके मंत्री कह रहे हैं कि कोई विरोध नहीं हो रहा, सब लोग खुश हैं। नीमका थाना में लगातार 30 दिन से भूख हड़ताल और क्रमिक धरना चालू है। अभी कल पूरे दिन चक्का जाम रहा है जिसमें कोई भी गतिविधि नीमका थाना में नहीं हुई है। सारे शिक्षण संस्थान बंद रहे हैं, सारे इंडस्ट्रियल एरिया बंद रहा है, माइनिंग जोन बंद रहा है, पूरे व्यापारिक संस्थान बंद रहे हैं, सब्जी मंडी तक बंद रही है, मेडिकल की दुकानें तक बंद रही है। कोर्ट में याचिका भी लगाई गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इसके खिलाफ हमने राजस्थान हाई कोर्ट में रिट भी लगाई है और उस रिट में 13 फरवरी को रीजॉइंडर के लिए दिनांक तारीख रखी गई है। ठीक है शुरू करिए आज बजट सत्र की शुरुआत हुई है विधानसभा में और मुझे खुशी है कि सबसे पहले सदन ने सर्वसम्मति से कांग्रेस के हमारे जो विधायक हैं मुकेश भाकर जी उनके निलंबन को समाप्त किया है और वो विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेंगे। आज ही अभी गवर्नर साहब का भाषण हुआ और गवर्नर का जो भाषण होता है वो मूलतः सरकार का ही स्टेटमेंट होता है। उसको पढ़कर उन्होंने सुनाया, उसको हमने सबने सुना। अब उस पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन ये बात सच है कि 1 साल के कार्यकाल में इस सरकार को बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। प्रदेश में जो हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के, ग्रामीण क्षेत्र में विकास के, स्कूलों को ख़त्म बंद करने के, जिलों को समाप्त करने के, इन सब मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही हम लोग तय करेंगे। और मैं चाहूँगा, स्पीकर महोदय भी चाहेंगे कि सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो और जनता से जुड़े मुद्दों को हम लोग सदन के अंदर उठाएं। विशेष रूप से जो लोग पहली बार विधायक बने हैं उनको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। सरकार ने बहुत से आयोजन किए हैं, अपनी पीठ को थपथपाया है और हर बार जब भी उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने या तो सवाल को टाल दिया या जवाब देने से मना किया है। लेकिन ये विधानसभा है, यहाँ पर कड़े सवालों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। विशेष रूप से रोज़गार से संबंधित इश्यूज़ को सरकार ने 4 लाख रोज़गार देने का संकल्प लिया था, उसमें से कितना धरातल पर उतरा है ये सब जानते हैं। और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार का विकास कांग्रेस के राज में हुआ था उसके पास तक का भी विकास सरकार नहीं कर पाई है, जबकि केंद्र सरकार का जो सहयोग मिलना चाहिए। अब कल केंद्र का बजट आएगा। पिछले बजट में जो राजस्थान की अनदेखी हुई थी, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार केंद्र सरकार राजस्थान के लोगों को उदास नहीं करेगी और राजस्थान सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि अपने 8 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए उचित मांगे रखें। रेल का, पीने के पानी का, योजनाओं को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने का, इन सब मांगों का दबाव राज्य सरकार को केंद्र सरकार पर डालना चाहिए। एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद प्रदेश को राजस्थान की अनदेखी पिछले केंद्रीय बजट में हुई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि कल ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जहां तक विधानसभा सत्र की बात है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बजट का सत्र होता है। इसमें क्षेत्र पर अलग अलग जिलों से मांगें आती हैं, लेकिन आज जो माहौल बना हुआ है, जब सरकार बनने के बाद जिलों को समाप्त करने की प्रक्रिया चालू हुई, तब भी मैंने कहा था कि अगर आपको जिलों में कुछ संशोधन करना है तो एक व्यापक मापदंड बनाएं। उस मापदंड के तहत जनसंख्या हो, प्रशासनिक क्षेत्रफल हो, उसके आधार पर निर्णय लेंगे तो लोगों को स्वीकार होगा। लेकिन मनमाने तरीके से जिलों को समाप्त किया गया, संभागों को समाप्त किया गया, उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति दिखाई दी है और प्रदेश भर में अनेक जगहों पर इसका विरोध हो रहा है। तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा और सिर्फ भाषण देने से या संख्या बल के आधार पर विपक्ष की आवाज़ को दबा पाएं, ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। किरणलाल मीणा ने अभी एक बयान दिया है जिसमें कहा कि हांजी के दरबार में अगर हांजी कहेगा और हांजी के दरबार में नहीं कहेगा तो। देखिए, डॉक्टर साहब के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि वो
बहुत लंबे समय से, मैं तो कहता हूँ जब से सरकार बनी है तब से दुविधा में है। सरकार ने पद दिया भी, लेकिन उनके ओहदे, उन्होंने जो मेहनत करी थी विपक्ष में रहते हुए उसके अनुरूप नहीं दिया, इस बात को सब जानते हैं। लेकिन फिर भी उनको बनाया और नहीं भी बनाया, इस्तीफा रिजेक्ट भी नहीं किया, एक्सेप्ट भी नहीं किया, मंत्रालय दिया भी और नहीं भी दिया, जो दिया है तोड़ फोड़ के दिया है। तो उनके साथ जो हो रहा है उनके बारे में उनसे पूछना बेहतर रहेगा। मैं तो उतना ही जानता हूँ कि चाहे SI की भर्ती हो, चाहे ERCP का इशू हो, उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन क्या सरकार उनकी बात को सुन रही है? हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्षता से, अभी आज गवर्नर के साहब के भाषण में कहा गया कितने लोगों को हमने पकड़ा है जो पेपर लीक में इन्वॉल्व थे, वो बड़ी मछलियाँ कहाँ हैं भाई? हम तो जांच के लिए तैयार हैं। हम तो हर समय मांग करते रहे, कोई व्यक्ति किसी दल का हो, किसी विचारधारा का हो, किसी पद पे हो, अगर पेपर लीक्स में उनका इन्वॉल्व है और तथ्य पर्याप्त हैं और पारदर्शी जांच हो रही है तो कार्रवाई करनी चाहिए। 1 साल जब सरकार में है, केंद्र की सारी एजेंसी आपके पास है, विरोधियों को टारगेट करने के लिए ED, CBI, ED सब है आपके पास, लेकिन जो असल में जो देश की भविष्य को खोखला कर रहे हैं पेपर लीक कराकर, उनको पकड़ने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने क्या किया है? और मैं तो ऐसा मानता हूं कि ERCP प्रोजेक्ट पर लोग तालियां बजवा रहे हैं, लेकिन वो जो MOU साइन हुआ है मध्य प्रदेश राजस्थान का, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको सदन के पटल पे क्यों नहीं रख रहे हैं? राजस्थान का जो अधिकार था हमारा पानी का, पीने के पानी का, इंडस्ट्रियल यूज़ का, उसमें कितना हमको मिला है, कितना नहीं मिला है? तो ये जो उन्होंने अनिश्चितता बनाई हुई है, मैं समझता हूँ सही नहीं। लोकतंत्र में पारदर्शिता अति महत्वपूर्ण है, वो सरकार नहीं कर पा रही है। और केंद्र सरकार भी, प्रधानमंत्री जी आए, घड़े में पानी डाल के चले गए, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं बताया कि राजस्थान का हमारा जो अधिकार था, क्या उसमें कुछ कमी की है, क्या और राज्यों को फेवर किया गया है? एक पारदर्शी तरीके से उस MOU पर चर्चा होनी, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार बोलती बहुत सी बातें हैं, लेकिन धरातल पर जब काम होता है उसमें कहीं ना कहीं अपने काम को छुपाने का वो कार्य कर रही है। देखिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, इतने लाखों करोड़ों लोग वहाँ पर जा रहे हैं और उनकी श्रद्धा है, आस्था इसलिए जा रहे हैं। वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर बहुत सारी बातें बोली गई और मुझे बड़ा दुख है। मैं बहुत संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ उन लोगों, उन परिवारों को जिन्होंने अपने सगे संबंधी खोए हैं। इस भगदड़ में जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत दुखद घटना हुई है, लेकिन इस पूरे मामले में न्यायिक जांच बिठा दी है, लेकिन ये भी संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं तथ्यों को छुपाने की कोशिश शायद की गई है। क्यों की गई मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बेहतर ये होता कि पर्याप्त इंतजाम किए जाते। और मैं इसमें राजनीति कर आरोप लगाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बात सच है कि अगर कठोर कार्रवाई करते या कठोर कार्रवाई करने का रवैया अपनाते तो शायद इससे बचा जा सकता था। अब और खबरें आ रही हैं कि एक और कहीं स्टैम्पीड वाली सिचुएशन बन गई थी। इसका तो विवरण हम नहीं जानते, लेकिन जो मीडिया में आ रहा है मैं सब उसमें बोल सकता हूँ। लेकिन सरकार को और संवेदनशीलता बरतनी चाहिए थी और जो घटना हुई, जो ट्रेजेडी हुई, उसको साफ साफ उसका विवरण आना चाहिए और कठोर कदम उठाएं। जो लोग जिम्मेदार थे उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। अभी कुंभ मेला और कई हफ्ते चलेगा तो दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो। और सबसे बड़ी दुख की बात है, जो लोग श्रद्धा भाव लेकर गए हैं, गंगा स्नान करने गए हैं, कुंभ में डुबकी लगाने गए हों और वहाँ पर ऐसा हादसा होता है, इससे बड़ा दुख मैं समझता हूँ हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता था। पाली साहब, धीरेन्द्र शास्त्री ने इसी में कहा है कि भगदड़ जो है वो साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। मैं किसी के स्टेटमेंट में कमेंट नहीं करूँगा। जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन हज़ारों करोड़ रुपए उस पर खर्च करे गए और लोगों की जान माल अगर सुरक्षित नहीं है तो सवाल तो उठते हैं और सवाल उठना लाजमी भी है। लेकिन सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को अति संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि भविष्य में और सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि अभी लाखों लोग वहाँ और जाएंगे और दिन प्रतिदिन वहाँ पे लोगों का जमावड़ा होता है। और ये कोई नई बात नहीं है, सबको पता था इतनी संख्या में लोग आएंगे। फिर भी जिस प्रकार ये घटना हुई बहुत दुखद है और सिर्फ खेद व्यक्त करने से या मुआवजा देने से बात नहीं बनेगी। मुझे लगता है कुछ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार। सर, नए बदलाव सदन में कैसे होंगे? कौन से बदलाव? जैसे कारपेट का कलर चेंज हुआ है सर, वास्तु के हिसाब से चीज़ें चेंज की गई है। पहली बात तो कुछ दिन पहले पटना में अस्वस्थ हो गए थे, तो मुझे खुशी है कि वो स्वास्थ्य लाभ लेकर अब बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपने काम पे वो लग गए हैं और वो संरक्षक हैं पूरे सदन के। और जो निर्णय वो ले रहे हैं वो सबको सबसे चर्चा कर ले,
पक्ष विपक्ष दोनों को भागीदार बनाएं, क्योंकि सदन किसी एक की संपत्ति नहीं है, ये जनता की संपत्ति है। इसमें पक्ष विपक्ष सब लोगों को सहमति से चर्चा कर कर संवाद कर कर अगर एक कंसेंसस बनाकर निर्णय लिए जाएंगे तो मैं समझता हूँ भविष्य के लिए बेहतर होगा। हाँ भाई, करें शुरू। सर, आज करीब 1.5 घंटे का अभिभाषण पढ़ा गया राज्यपाल की तरफ से, क्या लगता है सरकार की तरफ थपथपाई गई राज्यपाल की तरफ से? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि राज्यपाल महोदय जी की मजबूरी थी कि उनको जो अभिभाषण सरकार ने दिया है उसको पढ़ना है, और सरकार ने भी खुद से ज़्यादा मोदी जी की तारीफ करके नंबर बनाने की कोशिश की है कि हमारे नंबर बने रहें और हम कुर्सी पे बचे रहें। ये इस अभिभाषण के अंदर रहा। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा राज्यपाल महोदय को कि जिन्होंने हमारी योजनाओं को इस अभिभाषण के अंदर याद किया। हमारी चाहे तीर्थ यात्रा की योजना हो, चाहे हमारी सामाजिक सुरक्षा की पेंशन की योजनाएं हो, स्कॉलरशिप की योजनाएं हो, इंदिरा रसोई की बात हो, इन सारी योजनाओं की जो बात की गई वो सारी योजनाएं हमारे समय की चल रही है, उनकी बातें यहाँ पे की गई। यहाँ पे विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा एग्रीकल्चर को लेके कोई बात इसमें अलग से नहीं कही गई, और ये आप समझ सकते हैं कि ये सरकार ने किसानों के लिए क्या काम किया है। पेपर लीक के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन एक साल में रिजल्ट क्या आया वो नहीं बताया गया। और विशेष रूप से पेपर लीक की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी सरकार। अभी 4 दिन पहले RUHS के अंदर पेपर लीक हुआ, उसको भी 4 दिन तक दबा के रखा कि कहीं जनता को पता नहीं चले। इससे पहले भी बीज निगम के अंदर पेपर लीक इस सरकार के अंदर हुआ, और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे हैं। और विशेष रूप से एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, इसके अंदर सिविल लाइंस रेलवे ओवरब्रिज की भी बात आई कि काम प्रगति पे है। मैं कहना चाहूँगा इसी काम के लिए माननीय मंत्री महोदय विधानसभा के लिए आश्वासन दे चुके हैं कि दिसंबर 24 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। तो आप देख लीजिए इनकी विधानसभा के अंदर इनके भाषण और राज्यपाल का अभिभाषण, इसके अंदर ही अंतर है। बच्चियां जो स्कूलों के अंदर जाती थी, चाहे वो 5वीं तक हो चाहे 8वीं तक हो, उनकी संख्या घटी है। लगातार स्कूलों का बंद करने का काम इन लोगों ने किया है। वो सारे आंकड़े छुपाने का काम किया गया है, और सिर्फ सरकार की वाहवाही हो, इनके अलावा कोई नई बात इस अभिभाषण के अंदर नहीं है। और अभिभाषण जो 1.5 घंटे राज्यपाल महोदय ने पढ़ा, आप सब लोग भी समझ गए होंगे कि इसके अंदर कोई विकास का कोई मापदंड, कोई माध्यम, कोई विजन इस सरकार का पूरे 1 वर्ष में नहीं रहा। सिर्फ आंकड़े और बातें बताकर अभिभाषण कराकर अपनी इतिश्री इन लोगों ने कर ली। किरोड़ी लाल मीणा जी का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि पहले तो ये था कि वो विधान कहा कि जो मुद्दे उठाए थे उस पर कोई काम नहीं हुआ, और हर रोज 7 करोड़ की बजरी जो है वो निकल रही है बिशनपुर से। देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं किरोड़ी मीणा जी को कि जो जनता की आवाज़ को बखूबी से उठा रहे हैं। अभी राज्यपाल महोदय से अभिभाषण के अंदर पेपर लीक के बारे में बड़ी बड़ी बातें कहलवाई गई, और वहीं पे किरोड़ी जी जो लगातार ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द करने की बात कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं की गई। और अब किरोड़ी जी ने आज के लिए छुट्टी नहीं मांगी है, उन्होंने 3 तारीख से छुट्टी मांगी है। आज तो उनको पता था कि आज सिर्फ अभिभाषण है, ज़्यादा आज का बिजनेस नहीं है सदन के अंदर, इसलिए उन्होंने आज से छुट्टी नहीं मांगी, वो आ गए। वो मैं ये कहना चाहूँगा किरोड़ी जी की बात को सरकार को सुनना चाहिए। इतने सीनियर मंत्री हैं, पुराने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, और लगातार वो जो बातें बता रहे हैं, आज अवैध खनन की जो बात हो रही है, वही अवैध खनन ने एक पुलिस कांस्टेबल की जान ले ली थी टोंक के अंदर, उसको कुचल के मार दिया गया था, और सरकार ने अभियान चलाया था अवैध खनन रोकने का। आज इनके मंत्री कह रहे हैं, तो इसका मतलब हकीकत क्या है? उसको छुपाया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा है। प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रकार के माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, बजरी माफिया पनप गए हैं, और जो जनता के खून पसीने की कमाई को खाने का काम कर रहे हैं, और सरकार का टैक्स चोरी का काम कर रहे हैं।
उन मदन दिलावर जी से शिक्षा के बारे में पूछ लें कि शिक्षा का रिजल्ट क्या रहा है, क्या शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। पूरी 1 साल हो गई, शिक्षा के अलावा सारे बयान आते हैं, सब प्रकार के नमस्कार करा लेंगे, लेकिन एजुकेशन के बारे में नहीं बोलेंगे। ये बात मैं शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहूँगा। विधानसभा में कुछ वास्तुविदों से सलाह ली गई है, इतनी 200 विधायक लगता है आपको कि अब शकुन खत्म हो देखिए, जाएगा? पहली बार 200 विधायक आए नहीं, आते तो हर बार ही हैं, और कहीं ना कहीं इस प्रकार की कोई भगवान की मर्जी है कि सारे लोग नहीं रह पाते, तो निश्चित तौर पर मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि जो सदस्य आए हैं वो पूरे समय रहें, पूरे रहें और वापस से फिर जीत के सदन के अंदर आएं। ये जो एक आप इसको धारणा भी कह सकते हैं, लेकिन समय तो देखो सबका निश्चित है, ये कोई तय नहीं है कि यहाँ गया वो जाएगा ही नहीं। जो धरती पाया उसको जाना है, तो विधानसभा में आ गया चला जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाबाओं की राय ली गई है तो अब ये तो देखिए, ये तो बाबाओं का ही मामला है सारा। ये जो राय वास्तु वगैरह कई सालों से मैं देख रहा हूँ, हर बार कोई ना कोई टोटके होते हैं, फिर बात वही की वही रहती है। तो मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ। मैं तो ये कहना चाहूँगा सब लोग स्वस्थ रहें तो आएंगे सब लोग। हाँ, पहली बात तो यह है कि महामहिम के श्रीमुख से जो अभिभाषण और भाषण कराया गया वो कोरी बातें थी, धरातल पे उसका किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है, धरातल पे वो चीज़ें नहीं हैं। और सबसे बड़ी विफलता तो महामहिम से जो पीठ थपथपवाई सरकार ने, वो निराशाजनक है, निराश करने वाली है। और उन्हीं के कैबिनेट मंत्री ने, मैंने सुना है कि पूरी 12 महीने की इनकी पोल खोल के रख दी सरकार की कि बिशलपुर में अवैध बजरी निकाली जा रही है। इसका मतलब पूरी सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कोई ठोस अपराधियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, बजरी माफिया, खनन माफिया सारे के सारे हावी हैं और इनमें आपस में भी सामंजस्य नहीं है। जब इस तरह की बात हो तो उसको गुड गवर्नेंस कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ है नहीं, पहली बात तो ये। दूसरी, इन्होंने कहा ERCP KPC 1 रुपया दिया नहीं, और जो बांध बनने की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस की सरकार के समय, हमारी सरकार के समय में जो 10,000 करोड़ रुपया दिया था उसकी बात कह रहे हैं। वो बांध बन करके नवेरा बांध, शायद क्या है उसका नाम है, नवनेरा बांध बन करके तैयार हो गया। तो इनके समय में न वो स्वीकृति है, न इनके बजट का पैसा है, वो कांग्रेस सरकार का है। यमुना जल समझौता जिसकी ये बात कर रहे हैं, महामहिम के श्रीमुख से कहलवाया है, आज की तारीख तक DPR नहीं बनी है। 14 महीने हो गए इनको सरकार में बने हुए, और हरियाणा इनको फाइल के हाथ ही नहीं लगाने दे रहा है। और इनकी संयुक्त टास्क फोर्स बनाने का काम भी आज की तारीख में पूरा नहीं हुआ है। फिर कहा कि दिन में बिजली की ओर अग्रसर हो रही है सरकार। आप दिन में छोड़ दो, किसानों को 6 घंटे बिजली वसुंधरा जी के समय में भी मिली थी और हमारी कांग्रेस के समय में भी मिली थी। ये पहली सरकार है कि बिजली 4 घंटे भी किसान को मिली नहीं है। तो ये इनकी बिजली की स्थिति है। ये पेपर लीक की बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, छोटे छोटे पेपर, BSc का पेपर, नीट का पेपर तो चलो केंद्र की बात होगी, मैं इनका बता देता हूँ। ये DLED जो होती है उसका 2nd ईयर का पर्चा इनका लीक हो गया और इन्होंने टेक्निकल कारण बताते हुए उसको निरस्त करके दोबारा परीक्षाएं कराई हैं। तो ये जब छोटी छोटी ग्रेजुएशन का, PG का और यही नहीं करवा सकते तो फिर ये बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो मगरमच्छ जिनको कह रहे हैं ना, दोनों पक्ष मांग कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे, पेपर लीक वालों को पकड़ेंगे, और हमारे पायलट साहब भी काफ़ी पहले दिन से इसके ऊपर आंदोलन भी किया और बात भी कह रहे हैं पेपर लीक वालों को, अपराधियों को पकड़ना चाहिए। और मैं प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहा हूँ कि पेपर लीक में शामिल कोई भी मगरमच्छ हो, कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन ये पकड़ना छोड़ो, RPSC को भंग करने की बात करने वाले RPSC में चेयरमैन नहीं बैठा सके, मेंबर नहीं बैठा सके, और जो 2
सदस्य जो जेल के अंदर हैं, जिनको राष्ट्रपति ने निलंबित कर दिया, उनको बर्खास्त करा के और आदेश ला करके उनकी जगह नए मेंबर नहीं ला सके। भर्तियां कराई नहीं रहे, पेपर कराई नहीं रहे हो तो लीक हो गया तो सरकार ही लीक हो गई। अब किरोड़ी जी के बयान के बाद में सरकार में कुछ बचा है क्या, आप बता दो। वो तो सरकार लीक हो गई। ये पेपरों की बात कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं। तीसरा ये कह रहे हैं कि हमने भर्तियां 1,10,000 की बात की। कहाँ है 1,10,000 भर्तियां? जितनी भर्तियां हुई हैं वो हमारे कांग्रेस के सरकार के समय में जो या तो कोर्ट में अटका था या वेटिंग लिस्ट थी या किन्हीं कारणों से कोई परीक्षा नहीं हो पाई थी, उसकी परीक्षा करा के एक भी विज्ञप्ति निकाल करके इन्होंने कोई नौकरी नहीं दी। और जो अब आगे बता रहे हैं, ये विज्ञापन दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी हम जो है वो उसमें है पाइपलाइन में है, उनमें भाई साहब सारे के सारे 59,000 के लगभग तो ये आपके सफाई कर्मचारी हैं और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं 30,000 के लगभग। और वो सारे 70-80 हज़ार की जो संख्या है वो भी संविदा पे ले रहे हैं। वाल्मीकि समाज को इन्होंने कहा था कि हम आपको सफाई कर्मचारी बनाएंगे, आज तक नहीं बना पाए। 20-20, 30-30, 50-50 हज़ार रुपये वाल्मीकि समाज के लोगों से लेकर के और नकली प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिसकी जांच तक ये नहीं करवा पाए, दोषियों को तो नहीं पकड़ पाए। तो ये स्थिति एक विधानसभा क्षेत्र में जहां है ही नहीं, 50 आदमी नहीं है, वहाँ 400 के प्रमाण पत्र इन्होंने बना दिए। और मैं विधानसभा जब आएगी तो इनकी पूरा खुलासा कर दूंगा कि कहाँ कहाँ नकली ये चीज़ें बनी हैं। फिर ये यूरिया की बातें की है, डीएपी और यूरिया मिली नहीं किसान को, ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ। गौशाला की, गौमाता की बड़ी बड़ी बातें हैं और इसमें 1-2 लाइन बोली भी है, लेकिन हमारे सरकार के समय जितने गौशालाओं को और गौमाता को जो दिया गया अनुदान, वो अनुदान ये नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, जिले संभाग खत्म कर दिए, उसकी कोई बात कर नहीं रहे हैं। भरतपुर और बीकानेर में ये कह रहे हैं कि हमने वो क्या विकास प्राधिकरण बना दिया। भरतपुर के जिला प्रमुख का चुनाव मुख्यमंत्री जी नहीं करा पाए, मेरे बार बार चैलेंज करने के बाद में। और जिस दिन मुख्यमंत्री जी भरतपुर के जिला प्रमुख का चुनाव करा देंगे, अगर वो जीत जाए, भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बन जाए, तो मुझे कह देना, मैं मीडिया के सामने आके कह दूंगा कि मुख्यमंत्री में दम है। कोर्ट में ले जा करके जबरदस्ती रोक दिया, जबकि कोर्ट का कोई लेना देना ही नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा कि चुनाव करवाओ, आप क्यों नहीं करवा रहे हो, तो 60 दिन में कहा 60 दिन में चुनाव कराओ, उस ऑर्डर को स्टे ले लिया। लेकिन सामान्य प्रक्रिया में जब अन्य जगह चुनाव हो रहे हैं तो भरतपुर का जिला प्रमुख और उसके मेंबर का चुनाव क्यों नहीं हो रहा? मुख्यमंत्री जी और सरकार बताए तो सही। तो क्या 1 स्टेट और 1 इलेक्शन की बात करेंगे? और आज तो जिक्र ही नहीं किया कि हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। ये 1 स्टेट 1 इलेक्शन कुछ नहीं है, ये घबराए हुए लोग हैं। ये पर्चियां दिल्ली से आई नहीं, इसलिए ये चुनाव करवा नहीं पाए। जिस दिन ये चुनाव करा देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी भी कई चीज़ें इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, उनके बारे में। पट्टे वितरित कर दिए 11,688। ये 31 मार्च 2024 तक के पट्टे ही हैं जो हमने छूट दी थी। उसके बाद में 1000 पट्टे जारी नहीं हुए, हमने 10 लाख पट्टे जारी किए थे। 8 गुना रेट बढ़ गई। जो पैसा लगता था 20,000 रुपये लगता था, उसके 1,60,000 रुपये पट्टे के लगते हैं। 5 रुपये में पट्टे देते थे। ये सारी रख करके बंद करके डिब्बा गोल करके बैठ गए। 1000 पट्टे नहीं है। 1 अप्रैल के बाद में छूट बंद कर दी इन्होंने। गरीब आज इनके दरवाजे पे घूम रहा है कि मेरे पास कहाँ से पैसा है। जो कांग्रेस की सरकार 5 रुपये में पट्टा दे रही थी, वो पट्टा आप तो 2 लाख रुपए में भी नहीं दे रहे और दे भी नहीं रहे पट्टे। तो ये इनके पट्टों की स्थिति है। और शिक्षा के बारे में तो माननीय महामहिम से इन्होंने नैतिक शिक्षा पे जोर है। हे भगवान, इतना झूठ तो ये आकाश गिर जाएगा, फट जाएगी जमीन। माननीय दिलावर साहब से आप नैतिक शिक्षा की उम्मीद कर सकते हो? उनके रहते हुए नैतिक शब्द तो डिक्शनरी से गायब करना पड़ेगा और शिक्षा भी गायब करना पड़ेगा। अनर्गल बयानबाजी कितनी करा लो आप। बालिका शिक्षा की बात इन्होंने की है। बालिका की जितने भी स्कूलें थी उनको सबको बंद कर दिया। 450 स्कूलें बंद कर दी। जो बच्ची और बच्चे जो इंग्लिश मीडियम की स्कूलें पढ़ रहे थे उनको बंद करने जा रहे हैं। जोधपुर में धरने हो रहे हैं, कोटा के अंदर धरने प्रदर्शन, इनका खुद का गृह जिला है, वहाँ भी ये हो रहे हैं। एक इन्होंने कहा कि 34 महाविद्यालय खोल दिया। हमने 334 खोल दिया। भाई साहब क्या कर दिया? क्या पहाड़ तोड़ दिया क्या आपने?
दूसरा 90 लाख पेंशनर को पेंशन दे। ये कानून हमने बनाया था, हमारी सरकार ने बनाया था कि प्रतिवर्ष इतना पैसा बढ़ेगा। वो पैसा बढ़ाया, 6 महीने से पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल रही है। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये पूरी जनता जानती है, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, एक लू तापमान में भी संबल प्रदान किया। क्या खाक किया गया? लू के अंदर मर गए लोग और डेड बॉडियां SMS में 10-10, 20-20, 50-50 डेड बॉडी पड़ी रहती थी, किसी का पता नहीं है। बिना पोस्टमार्टम के इन्होंने जो है वो गणना तक नहीं की, और जिनका पोस्टमार्टम बनाया उसमें लू से मरना नहीं बता करके, अन्य कारणों से बता करके इन्होंने लिपापोती करने का काम किया। आज महाकुंभ की बात कर रहे हैं, महाकुंभ के लिए बोले हैं, और कितने लोग मर गए, कितनों की जान चली गई। और मैं कह रहा हूं कि उसके बाद में भी इनके थोड़ी बहुत भी शिकन नहीं है कि हम किस मुंह से महाकुंभ की बात कर रहे हैं। सबके लिए गौरव की बात है महाकुंभ में जाना, लेकिन वहां से सुरक्षित आएगा कि नहीं आएगा ये किसी कोई सोच ही नहीं सकता है। और वहां से मैंने सुना है कि केवल स्लिप दे रहे हैं, सुपुर्दगीनामा दे रहे हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं, उनको मुआवजा देना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से किसान आंदोलन में किसान मरे थे और उनको कोई मुआवजा नहीं दिया, ये महाकुंभ के अंदर जो अपनी धार्मिक आस्था के कारण से वहां से गए थे, वो धर्मालु जो व्यक्ति हैं, माता बहनें, वो वापस लौट नहीं पा रही हैं, वो मृत्यु के आगोश में जा रही हैं। तो उनके ऊपर भी इनकी कोई किसी तरीके की बात है नहीं। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि नई सड़क 730 किलोमीटर बना दिया। रहे वाह मुख्यमंत्री जी, एक विधानसभा में 730 बनाते थे हमारा, आपने पूरे राजस्थान में कहा कि हमने 730 सड़कों वाले महकमे के मुख्यमंत्री जी के जो 36 का आंकड़ा चल रहा है ना, वो ठीक कर लो। सड़कें तो जब बन जाएंगी तब बनेंगी तब। और किस बात की रिपेयर? ये कह रहे हैं कि हमने 9000 पता नहीं कितने करोड़, 1900 कुछ करोड़ रुपए मरम्मत के। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, 1 रुपए की मरम्मत चालू नहीं हुई, 1 रुपए की केवल स्वीकृतियां निकाली है, 1 पैसा रिलीज नहीं हुआ। अगर हुआ हो तो मुझे बता देना, मैं दोबारा आप मीडिया के सामने आ जाऊंगा। तो ये जो थोती वाई की बातें करते हैं, इनको जनता सबक सिखाने वाली है। और एक और बात कहूँगा, उसके बाद में सारी बातें खत्म हो जाएंगी। कानून व्यवस्था हद ही हो गई भाई। मुझे तो अफसोस हो रहा था कि किस निर्लजता के साथ में सरकार की कैबिनेट ने ये लिखवा दिया और महामहिम से पढ़वा भी दिया कि कानून व्यवस्था बहुत शानदार है। आए दिन नाबालिग बच्चियों के साथ में रेप हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि इनके कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा कह रहे हैं कि बजरी माफिया हावी है और बिशलपुर से हजारों करोड़ रुपए की बजरी अवैध रूप से निकाली जा रही है और माफियागिरी हावी है। तो उसका तो जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। केवल राम राम, जय बाबा, जय खाटू, जय बालाजी, जय भगवान जी, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। भगवान की तो जय बोलो भले ही, लेकिन सवाल ये है कि इनको अपने कैबिनेट के मंत्री की बातों का जवाब देना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण कैबिनेट मंजूर करती है। सरकार जो झूठ बुलवाती है वो बोलना पड़ता है, सच बुलवाती है तो भी सरकार कैबिनेट पास करके, उसके अलावा एक शब्द भी बोलने का महामहिम का कायदा नहीं होता। ये परंपरा भी नहीं है, ये नियम भी नहीं है। फिर भी उन्होंने अपने अंदाज से जब भाषण दिया तो हमने कहा साहब वो बात भी बता दो कि ये गवर्नमेंट फेल हो गई, इसलिए आप अधिकारियों की जिलों के जा कर के मीटिंग ले रहे हो और वहाँ आप असंतुष्ट होकर के आते हो और जनप्रतिनिधि की चलती नहीं है और ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी है। और आपने सीकर में जाकर के कहा था कि आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो ये योजनाएं कैसे धरातल पे लागू होंगी, तो उस बात का भी जिक्र कर दो। अब वो उन्होंने नहीं किया। सरकार की थोड़ी बहुत इज्जत रखनी पड़ती है महामहिम को, क्योंकि दोनों का वो इंजन तो एक ही है ना, डबल इंजन तो ऊपर नीचे वाला, इसलिए उन्होंने नहीं कही। बाकी उनके मन में तो था कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ सरकार पूरी तरीके से फेल है, कोई भी धरातल के ऊपर जनता की सुनने वाला नहीं है। इसलिए मजबूर होकर के महामहिम को जिलों के अंदर जाकर के मीटिंग लेनी पड़ रही है। तो मैंने ये भी कहा है कि इन मंत्रियों की भी ले लीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब आपने देखा होगा जब बजट रखा था, पिछला बजट जब था पहला बजट, तो पहले बजट के बाद में 5-7-10 दिन की छुट्टी हुई थी शायद बीच में 1-2 दिन की। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस बजट का क्रियान्वयन के लिए मंत्री मीटिंग लें
और मंत्री चले गए तो जिला कलेक्टरों ने कहा साहब अभी बजट आया ही नहीं, तो फिर इसकी क्रियान्विती कैसी होगी? जब बजट पास होगा उसके बाद में बजट की क्रियान्विती की होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं उसके बाद में एक भी मंत्री ने जाकर के बजट की क्रियान्विती के बारे में कोई बैठक नहीं ली, मेरे सीकर में भी नहीं ली, और जगह भी नहीं ली। तो जब आप ये स्थिति है कि पहले तो नए नवेले भग भग के जाओ जाओ जाओ, अरे बाबा जी पता तो लगाओ कि भाई पहले बजट पास कराया जाता है फिर उसकी क्रियान्विती की बात की जाती है। तो कहने का मतलब ये पूरी तरीके से सरकार फेल है, जिले खत्म कर रही है, संभाग खत्म कर रही है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे रही है, स्कूलें बंद कर रही है, सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, कानून व्यवस्था है नहीं, आपस में इनके अंतर्द्वंद है, जिससे ये चरमरा रही है। कहीं हमें तो डर लग रहा है 5 साल पहले गिर नहीं जाए ये सरकार। डोटासरा जी, किरोड़ी लाल मीणा जी ने ये कहा है कि जो हाँ जी में हाँ करेगा वो चलेगा और जो हाँ जी में ना जी कहेगा वो मरेगा। साथ में उन्होंने कहा है कि युवाओं के साथ में अपमान हुआ है और मेरे साथ में राजनीति में अपमान हो रहा है। सही कह रहे हैं भाई। देखो वो सरकार से दुखी हैं, सरकार की कार्यप्रणाली से दुखी हैं, मान सम्मान उनको मिल नहीं रहा है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, तो वो तो अपना दर्द तो बयान करेगा ही ना, आदमी कहीं न कहीं तो कहेगा, मीडिया में कहेगा। और हम तो चाहते हैं कि किरोड़ी लाल जी विधानसभा से 70 से अवकाश नहीं लें, आएँ और इस सरकार की कमियां खामियां जो जनहित में हो उनको अपनी आवाज़ से बुलंद करें, तब तो है भाई साहब। वरना तो ऐसे एक दिन कह करके छुट्टी लेके बैठ जाओ तो फिर जनता कहेगी नहीं भाई ये ठीक नहीं है बात। ऐसा क्या कारण है ये ईआरसीपी का एमओयू पब्लिक नहीं कर रही है सरकार? है ही नहीं एमओयू, इनसे तो साइन करवा लिए कि मध्य प्रदेश को सरेंडर करना। हाँ एमओयू के बारे में बता दूं भाई, किसी को पता हो तो मुख्यमंत्री जी पूछ लेना, आपकी बात हो तो। वो एमओयू नहीं था, ईआरसीपी के बारे में मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले रखा था कि जो राजस्थान चाह रहा है वो हम नहीं करेंगे, आप समझ गए। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने जाकर के वहां पर हस्ताक्षर करके कहा कि जो मध्य प्रदेश चाहेगा वो हम कर देंगे, तो उन्होंने अपना सुप्रीम कोर्ट से स्टे हटा लिया। इतना ही एमओयू है और कोई एमओयू नहीं है। ये तो पीकेसी है। ईआरसीपी तो वसुंधरा जी का आज कम से कम नाम तो लिया इन्होंने, धन्यवाद है, वरना वसुंधरा जी का तो नाम ही गायब कर दिया था, ईआरसीपी का नाम ही गायब कर दिया था। आज उन्होंने कहा इनकी योजना थी, तो फिर इनकी योजना थी। तो मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, जो वसुंधरा जी ने ईआरसीपी बनाई थी हम सब उसका समर्थन करते हैं, राजस्थान की जनता, किसान, आम आदमी उनका समर्थन करती है। वो ईआरसीपी एज इट इज लगनी चाहिए, लागू होनी चाहिए और 90% राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके सरकार को, केंद्र की सरकार को पैसा देना चाहिए। एक ढेला दिया नहीं और मुख्यमंत्री जी से 1-2 घड़ों में पानी इधर से उधर कलश व्यायाम करवा लिया। अब कलश व्यायाम से कोई जनता का भला होगा क्या, आप बताओ? ठीक है, हो गया कुटा पूरा। कांग्रेस भाजपा मिली हुई है। मैंने कहा इनको राजस्थान के विकास के लिए कांग्रेस भाजपा मिली हुई है। वो सुनो भाई, जोगाराम जी मेरे परम मित्र हैं, सार्वजनिक कर रहा हूँ बात, परम मित्र हैं, ये कभी गलत नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। और हम दोनों वकील हैं, वकील जब पार्टी से पैसे लेता है तब भी झूठ बोलता नहीं, कभी नहीं बोलता। इसलिए किरोड़ी जी वाली बात पूरी पूछ लेना, ये सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। अब एक बात बताओ, नहीं ऐसा नहीं, वो देखो वो तो स्टेटमेंट रह गया। एक बात आप सबके सार्वजनिक तौर पर मैं स्वीकार करता हूँ, हमारे ऊपर आरोप लगता है बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है। राजस्थान का विकास करने के लिए हम हर कदम पे मिले हुए हैं और सब मिलकर प्रयास करेंगे कि राजस्थान हमारा विकसित और समृद्ध प्रदेश बने और 2047 तक राजस्थान हिंदुस्तान में पहले नंबर पर आवे, इसलिए हम मिले हुए हैं। किरोड़ी जी की सरकार सुने, हम दोनों मिले हुए हैं, ये बात सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। धन्यवाद। आपके लिए मसाला देखिए, राजस्थान के इतिहास में मेरी उम्र के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथी अनेकों बार ऐसी कवरेज दिया होगा।
मेरी उम्र से कम जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, उन्होंने 2 बार लिया होगा, 3 बार लिया होगा, किसी ने पहली बार लिया होगा। लेकिन हिंदुस्तान में तो मुझे नहीं पूरी जानकारी, लेकिन राजस्थान के इतिहास में ये पहला अवसर है कि हमारे विजनरी राजस्थान के भागीरथ विकास को कृत संकल्प और बिना किसी विवादों में आए एक ध्येय के साथ कि हमको राजस्थान का विकास करना है। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का जो विजन है, भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, वो विजन आज भारतीय संविधान के अनुसार, परंपरा के अनुसार, नियमों के अनुसार माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण के तौर पर विधानसभा के पटल पर पढ़ा है। ये पहला अवसर है 1 साल के कार्यकाल के उपरांत एक भी आरोप कांग्रेस या विपक्ष के किसी साथी ने नहीं लगाया। ये पहला अवसर है, राज्यपाल का अभिभाषण पूर्ण शांति तरीके से मर्यादित आचरण के साथ पढ़ा गया और ये पहला अवसर है अभिभाषण पूरा का पूरा माननीय राज्यपाल ने पूरे गर्व के साथ पढ़ा, पूरे स्पष्ट शब्दों के साथ पढ़ा और पूरी आक्रामकता के साथ पढ़ा। ये पहला अवसर है राजस्थान में जब 1 साल के कार्यकाल में 3 विषयों पर राजस्थान प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया, 1 स्थान पर द्वितीय स्थान पर आया और 2-3 विषयों पर सांत्वना पुरस्कार मिले विकास के नाम पर। ये पहला अवसर है राजस्थान के इतिहास में जब महामहिम के अभिभाषण पर किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हुआ। उसके लिए मैं मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ओर से विपक्ष भाइयों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी यह स्वस्थ परंपरा, मैंने आपको पहले ही कहा था। आप में से अनेक साथियों ने प्रश्न उठाए थे कि नहीं यही तो आक्रामक होने वाला है, व्यवधान होने वाला है। मैंने कहा था हम सब राजस्थान के विकास के लिए अपनी अपनी बात कहेंगे और आज जो गरिमापूर्ण वातावरण में माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है, सारे आंकड़े मैं आपके सामने नहीं रखूंगा क्योंकि वो आंकड़े सारे आपने देखे उसमें नहीं, लेकिन ये पहला अवसर है जब पूरा विजन सरकार का काम किया है। आप 5-6 बिंदु लीजिए। राइजिंग राजस्थान आपके सामने है, राइजिंग राजस्थान की क्रियान्विति आपके सामने है, राजस्थान के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के एमबी जो हुए वो आपके सामने हैं और इनकी क्रियान्विति के लिए जो व्यवस्था की गई है वो आपके सामने है। कोई भी साथी आगे हैं फिर आपके सामने प्रेस के सामने आवे तो पूछना ऐसा आज तक कभी राइजिंग राजस्थान के नाम का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हुआ है क्या? क्रियान्विति की ऐसी व्यवस्था की है क्या? इतने एमयू धरातल पर कभी उतरे हैं क्या? दूसरा, कहा होगा कि रोजगार के नाम पर कुछ नहीं हुआ। मित्रों, आप आंकड़े अपने साथ रखते हैं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान मेरे बेरोजगार नौजवान भाई बहनों पर जो गुजरी, उनका आत्मविश्वास टूटा, उनके साथ धोखा हुआ। नकल माफिया, डमी कैंडिडेट बैठाना, पेपर लीक और जो संस्था ऐसे एग्जाम लेती है जिस पर हम सब भरोसा करते हैं, जो संवैधानिक संस्था है, उसके निर्वासित कांग्रेस के समय के मनोनीत सदस्य स्वयं भी इसमें सम्मिलित हुए और वो आज जेल में हैं। वो व्यक्ति हमारे सामने आकर के, वो हमारे साथी हमारे सामने आकर के ये कहते हैं कि हमने रोजगार में कुछ नहीं किया। हमारा संकल्प है कि 60 लाख लोगों को रोजगार हम दे चुके हैं, 60 लाख लगभग। और हमारा संकल्प है, हमारा बजट आया था जुलाई में और अभी जुलाई आने में 3-4 महीने बाकी है मित्रों, 4-5 महीने बाकी है मित्रों। ये जब तक दोबारा हमारा बजट आएगा, हमने 1 लाख बेरोजगार नौजवान भाई बहनों को सरकारी नौकरी देने का जो संकल्प किया है वो पूरा होगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। और 5 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरी देने का जो हमारा संकल्प है वो पूरा होगा। इसमें ज़्यादा ही होगा, 1%, आधा %, 2%, लेकिन इसमें कमी नहीं होगी। हमारा संकल्प है, हमने दृढ़ संकल्प है और हमारे रोजगार मेले लगते हैं। 60,000 की हो चुकी है, बहुत शीघ्र ही एक रोजगार मेला और लगने वाला है और जुलाई का बजट आएगा तब 1 लाख क्रॉस कर जाएंगे। तीसरा, वो मुद्दा लेके आते हैं लॉ एंड ऑर्डर का। आप सब साक्षी है राजस्थान की क्या हालत थी। बजरी माफिया, नकल माफिया, गिरोह माफिया,
लूट माफिया, अतिक्रमण माफिया, उन सारे माफिया कांग्रेस के राज में पनपे थे। उन सारों माफियाओं को ख़त्म किया, उन माफियाओं पर नकेल कसी, उनको ये एहसास कराया कि ये राज फरियादी को राज है, ये राज माफियाओं का नहीं है। बिना किसी निष्पक्ष पक्षपात के जो जो अपराधी है उन पर नकेल कसी गई है। मैं संख्या का आंकड़ा मैं अभी नहीं दे पाऊंगा आपको निश्चित, लेकिन लंबे समय तक जो फरारी अपराधी थे उनको पहली बार पकड़ा है। आईटी की तरफ से जो फ्रॉड किए जाते थे पहली बार अलवर में आपने देखा, इस बार हमने उसकी अचीवमेंट हमने किया है। अपराधी भाग जाते थे फ्रॉड करके, जालसाजी करके, उन सबको हमने पकड़ा है। साइबर क्राइम में पहली बार अगर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एक्शन अगर किसी ने लिया है तो वो राजस्थान ने लिया है। तीसरा मुद्दा वो लेते हैं कि हमारा जो एसआईटी गठन वाला विषय था, चूँकि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया है, इसलिए इस पर कोई टिक्का टिप्पणी करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि सब जुडिस मैटर बिफोर द कोर्ट। नेक्स्ट जो कहते हैं वो, और राजस्थान का यशस्वी विजेंद्र मुख्यमंत्री जी का कल संकल्प है जिसको हम भागीरथ की पदवी देते हैं, चाहे पूर्वी राजस्थान हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, चाहे दक्षिणी राजस्थान हो, चाहे उत्तरी राजस्थान हो। हमारा जो राम से हमने राम जल स्रोत, राम जल सेतु बनाया है। आप पूछेंगे राम सेतु, राम का मतलब राजस्थान, आर का मतलब राजस्थान, एम का मतलब मध्य प्रदेश, और राम सेतु जल का जो हमने आग्रह किया है 70,000 करोड़ आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम दोनों प्रदेश को दिए, और उसकी क्रियान्वित शुरू हो गई, MOU एक्सचेंज हो चुके हैं। उसके बावजूद भी जिन्होंने 5 साल तक लगातार, मैं आरोप लगाता हूं कांग्रेस पर कि पूरे 5 साल तक ERCP पर उन्होंने राजनीति की, उसको लटकाया भटकाया। अनेक बार केंद्र सरकार द्वारा बुलाने के बावजूद भी तत्कालीन मुख्यमंत्री नहीं गए और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, और ये सरकार आने के बाद तुरंत कार्रवाई की। यमुना जल समझौता हो, जवाई बांध पुनर्भरण की योजना हो, और नहर का MOU करना हो, इस सारे के सारे काम हुए हैं। जहाँ जल होगा तभी जल आगे बढ़ेगा। और साथ ही साथ शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, अनुसूचित जनजाति भाई बहनों का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में इस सरकार ने अभूतपूर्व कार्य करके 1 साल में एक ऐतिहासिक कार्य किया है। और ये विजनरी डॉक्यूमेंट आज आपके सामने आया है, उसके आंकड़े आपके सामने हैं। मेरा अनुरोध है विपक्ष के साथियों से कि उनकी जहन में ही है आरोप लगाना, तथ्यों से परे जाके बात करना, तथ्यों पर नहीं आना। एक बार आप सब याद रखें, अगर तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में, सबसे वरिष्ठ शिक्षकों की मौजूदगी में स्वीकार करवावे कि हाँ ट्रांसफर होती है और वो ट्रांसफर पैसे लेके होती है, तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने स्वयं के प्रदेश के उपाध्यक्ष, अपने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पर किस शब्दों में आरोप लगावे। और आज भी अभी हमारे बाहर गए उन नेताओं ने कहा है ए तिगड़ा है, तिगड़ो बिगाड़ो करे हमारे। ऐसी जिन कांग्रेस की अंतर्कलह से जूझ रही है, आपस में भयंकर मनमुटाव है, विकास उनका मुद्दा नहीं है, ऐसे में मैं निवेदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को 2047 तक हिंदुस्तान प्रदेश में सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए संकल्प है। और इसी का विजनरी डॉक्यूमेंट आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से पेश हुआ है। मैं महामहिम राज्यपाल का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने पूरा विजनरी डॉक्यूमेंट यहाँ पढ़ा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उसे कवरेज किया। आपके सहयोगी मंत्री जी किरोड़ी लाल जी ने कहा कि उनकी सुनी नहीं जा रही है, वहाँ उनका अपमान हो रहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो बिसलपुर का डैम है वहाँ से अवैध रूप से बजरी निकाली जा रही है। देखिए, हाँ बता आप माफिया पे कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वो क्या निकाली जा रही है? देखिए, माफियाओं पर बजरी का नकेल कसने का पूरा काम हो रहा है। आदरणीय किरोड़ी लाल जी हमारे सरकार के हिस्से हैं, सबसे वरिष्ठ मंत्री है, हमारे साथी है, जानकार है। अगर उन्होंने कोई तथ्य रखा इसकी जांच करके जरूर कार्रवाई करेंगे, और फिर नहीं कसते तो SIT गठन होती, आज बिहाइंड द बार नहीं होते। इसलिए
आदरणीय किरोड़ी जी ने जो बात कही उसको गंभीरता से लेंगे और उसको निकालेंगे। पेपर लीक कोई कार्रवाई नहीं, जो हमने मुद्दे उठाए उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पेपर लीक के मुद्दे पर आपसे भी मेरा अनुरोध है कि जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सब जुडिस शहर बहुत स्पष्ट आदेश पारित कर दिया है तो उस पर कोई टिक्का टिप्पणी करना इस स्टेज पर ठीक नहीं है। बीजेपी ऑफिस में भी उन्होंने कहा भ्रष्टाचार भी हो रहा है, कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। कहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है? वो बोल रहे हैं भ्रष्टाचार और पेपर लीक पे कोई कार्रवाई नहीं हुई सरकार ने। पूर्ण रूप से कार्रवाई की, SIT गठित की, जांच की, जो दोषी पाए उनको जेल से अंदर डोला, उनको सस्पेंड किया और कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान जिन जिन परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हुआ रोज आप ही रोज छापते हैं, इतने आज अंदर गए, इतने आप छापे, आपके खुद के पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को आप कृपया अनदेखा न करें। एक आखिरी सवाल मेरा है कि जो कुंभ में जो डेथ हुई है, मतलब जो कुंभ में जो राजस्थान के लोग फंसे हुए हैं, क्या उनकी जानकारी जो है सरकार के पास है? कोई लिस्ट है ऐसी कि कितने लोगों की मौत हुई है? देखिए, ये मेरे अभी व्यक्तिगत संज्ञान में नहीं है, लेकिन सरकार के पास आंकड़े हैं। आप कहेंगे तो हम इस सरकार से आंकड़े लेकर आपके सामने पेश कर देंगे। बहुत ही दुखद घटना है जिस पर हम सबको ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरा सभी से अनुरोध है, क्योंकि दुखद घटना है जहाँ 4 से 5 करोड़ लोग इकट्ठे हो, वहाँ ऐसी दुखद घटना होती है तो थोड़ा सा खेदजनक जरूर है। लेकिन यूपी सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है और राजस्थान सरकार ने वहाँ जो व्यवस्था की उसके लिए मैं दोनों सरकारों आदरणीय मोदी जी का बहुत बार आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। वास्तुविदों की राय, यहाँ पर वास्तुविदों की राय लेने की बात विधानसभा स्पीकर साहब ने कही है, ऐसा कितने वास्तुविदों की राय लिए, क्या क्या बदलाव किया आपने? मेरे निजी जानकारी में नहीं है, इसका सही जवाब हमारे माननीय स्पीकर देंगे। लेकिन मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। ये पहला सत्र है जिसमें 200 से 200 विधायक हमारे आज मौजूद है और प्रभु की कृपा बढ़ी रहे, वासुदेव की कृपा बढ़ी रहे तो इस पूरे कार्यकाल के दौरान 200 के 200 बारी विधायक रहे। धन्यवाद। नवाचार हुए हैं सर, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। गेट चेंज हुआ है, पेपरलेस हुआ है। ये विधानसभा सचिवालय का कार्य है, ये वही बता पाएंगे। धन्यवाद। केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा जिस प्रकार से राजस्थान में ऐतिहासिक विकास भी हो रहा है और योजनाओं के द्वारा गरीब कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा लोगों को लाभ भी पहुंच रहा है। प्रत्येक वर्ग के लिए, क्या पशु पक्षी हो, क्या मनुष्य हो, क्या माताएं बहनें हो, क्या युवा हो, क्या किसान हो, समभाव रखते हुए सबके लिए कुछ ना कुछ योजनाओं का लाभ पहुंचा है और आगे भी ऐतिहासिक बजट फिर आने वाला, उसके द्वारा पहुंचने वाला है। एक वर्ष ऐतिहासिक रहा, सफलता में एक वर्ष में कई बड़े बड़े कार्य हुए, जिसमें सबसे बड़ा काम हमारे यहाँ पर ARCP का जो इतने दिनों से 20 साल से लंबित था और आदरणीय मुख्यमंत्री की सजगता से, केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के पूर्णतः आशीर्वाद से आज किसान के खेत भी हरा भरा होगा, हर घर में नल के द्वारा जल भी होगा और राजस्थान समृद्ध होगा। उसी के साथ राइजिंग राजस्थान का जो ऐतिहासिक प्रथम वर्ष में सफलतम कार्यक्रम हुआ और उसके बाद आज श्री गणेश हो चुका। ये चौओर जो राजस्थान के विकास के लिए विकास पुरुष के रूप में मुख्यमंत्री जी को हम लोग देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने जो कार्य कर दिए, अभी जो 5 साल में सरकार कांग्रेस की नहीं कर पाई, सिर्फ झूठी घोषणाएं कर पाई, तो मैं मानता हूं कि एक वर्ष ऐतिहासिक रहा और दूसरा जो 2025 अब जो बजट है वो भी ऐतिहासिक होने वाला है। अगला जो सत्र का बजट जो शुरू हो रहा है, मैं मानता हूं कि ये राजस्थान सरकार का जितने भी किए हुए कार्य हैं उसी का आशीर्वाद जनता ने दिया कि पुनः उपचुनाव में हमें ऐतिहासिक विजय भी प्राप्त हुई।
अक्सर ये देखा गया है सर कि विधानसभा में 200 विधायक पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं। इसको लेके अध्यक्ष जी ने कहा कि आज हमने वास्तु दोष के हिसाब से भी कुछ करवाया, तो आपको लगता है कि विधानसभा में एंट्री बदली गई है, कुछ रंग बदलाव हुए हैं, कारपेट का रंग बदला है? देखिए, प्रकृति का स्वभाव है परिवर्तन, और विधानसभा में भी परिवर्तन हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, पूजा, प्रार्थना, हवन, यज्ञ, वास्तु, ये हमारा भारतीय अध्यात्म विज्ञान भी है, शास्त्र मत भी है और वेदों से निकला हुआ रहस्य है, जिसका उपयोग लेने पर लाभ ही है। वास्तु पूर्णतः एक विज्ञान है, साइंस है, तो इसे समझने की आवश्यकता। अगर कुछ परिवर्तन हुआ है तो अच्छे के लिए हुआ है, लाभ के लिए हुआ है। इसमें स्वागत करना चाहिए कि अगर वास्तु के हिसाब से भी कुछ परिवर्तन हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है, अच्छा रहेगा, इससे कुछ लाभ ही मिलेगा। और 200 विधायक बिना किसी व्यवधान के संपूर्ण राजस्थान के विकास के लिए सामूहिक बैठकर यहाँ विधानसभा में कार्य करते रहेंगे बिना किसी अवरोध के, तो राजस्थान का विकास 50-100 साल की फाउंडेशन वो रखने का काम होगा। तो इसलिए अच्छी बात है कि 200 विधायक स्वस्थ इस विधानसभा में अपना काम करें, संपूर्ण विधानसभाओं का काम करें। उसके लिए अगर हमारे सभापति महोदय ने कुछ कार्य करवाया, कुछ परिवर्तन कराया, कुछ अच्छे के लिए, सबके लाभ के लिए करवाया, तो उसका बहुत बहुत मैं धन्यवाद मेरी ओर से साधुवाद करता हूं, और उनका प्रयास नवाचार वो सफल होगा। ठीक है, थैंक यू। वो कोई कह रहा था आज की सूर्य नमस्कार पे आपत्ति है उनको, किसी के पेट में दर्द हुआ बताए। जिनको सूर्य नमस्कार से आपत्ति है उनको अब सूर्य के दर्शन से भी आपत्ति होगी। थोड़े दिनों में वो कहेंगे धूप भी बंद कर दो, सूर्य का उगना भी बंद कर दो, और इस सूर्य भगवान का नाम आते ही कहीं ना कहीं पेट में दर्द होने लगेगा। सूर्य नमस्कार एक पूर्णता इस शरीर का सर्वांग एक्सरसाइज है, मन चित्त की शांति के लिए पूर्णता एक्सरसाइज है। सूर्य नमस्कार जो है वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए ही उपयुक्त है। सूर्य नमस्कार, योग, प्राणायाम आज देश नहीं अपितु पूरी दुनिया में प्रख्यात है, पूरी दुनिया में लोग करते हैं। और यहाँ देश में रहने वाले को सूर्य नमस्कार से भी आपत्ति है। मैं कहूँगा उनको सूर्य नमस्कार से आपत्ति है, मुझको मदरसों से आपत्ति है, और सर्वांग विकास चाहिए तो सारे अध्ययन होने चाहिए, और संस्कृत का अध्ययन अति आवश्यक होना चाहिए। इसलिए जिनके पेट में दर्द हो रहा है सूर्य नमस्कार से, वो न करें, लेकिन बच्चों के विकास के लिए और हम सबके स्वास्थ्य लाभ के लिए, मन चित्त की सबकी शांति के लिए सबको योग और सूर्य नमस्कार से जुड़ना चाहिए और विद्यालयों में अनिवार्य होना चाहिए। मैं तो कहूँगा सूर्य नमस्कार के साथ साथ, प्राणायाम के साथ साथ विद्यालयों में हमारा दैनिक पंचांग, जो भारतीय कैलेंडर जिसे हम पंचांग कहते हैं, तिथि, त्यौहार, उत्सव, दिवाली, होली, हम जो रोज मानते हैं, प्रतिदिन की तिथियों का, उत्सवों का हम रोज मानते हैं पंचांग से, उस पंचांग का वाचन और अध्ययन प्रत्येक विद्यालय में होना चाहिए। और अंग्रेजी कैलेंडर का भी जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो भारतीय कैलेंडर हमारा पंचांग है, वो भी विद्यालयों में अनिवार्य होना चाहिए। मदरसों में संस्कृत का अध्ययन कराओ ना आप, या कौन से सारे मुशायरे ही कराने हैं? कौन से क्या मुशायरे कराने हैं? मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का क्या विकास हो पा रहा है ये बताएं। मदरसों, हम कह रहे हैं कि मदरसों में स्कूल चालू करो, मदरसों के अंदर सारे शिक्षा का अध्ययन कराना शुरू करो, उनको सभी सिलेबस पढ़ाना चाहिए ताकि वो बच्चे भी मुख्य धारा से जुड़ें, रोजगार से, व्यापार से, और डिग्रियां लेकर बड़े बड़े संस्थानों में काम करें, न कि खाली वो वहाँ तक फंसे रहें और वोट बैंक तक लोग उनको इस्तेमाल करें। इसलिए उन बच्चों का विकास, उनका अध्ययन उनका अधिकार है, वो अधिकार उनको मिलना चाहिए, और खाली मदरसों के माध्यम से उनका विकास संभव नहीं है। और खाली मदरसों से क्या हो रहा है वो आपको पता है, कश्मीर में आप हमने देखा है मदरसों से निकलने वाले बच्चे क्या किए हैं। इसलिए बच्चों को और अध्ययन भी की आवश्यकता है, इसलिए बाकी अध्ययन भी मदरसों को बंद करके और बाकी अध्ययन उनमें चालू करना चाहिए ताकि उन बच्चों का विकास हो पाए। मदरसों की तरह गुरुकुल की भी स्थापना होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, गुरुकुल और बढ़ाने चाहिए, और गुरुकुल की पद्धति पर अगर अध्ययन करेंगे तो ये माने हमारे जैसे ऋषि महामुनि उस जमाने के इतिहास वैज्ञानिक थे, उनके लिखे हुए ग्रंथों पर पुनः शोध हो रहा है और उनकी गणनाएं आज तक हम लोग उस पर चल रहे हैं, तो ये माने गुरुकुलों से लाभ ही होने वाला है। इसलिए मदरसों की आवश्यकता नहीं है, गुरुकुलों की आवश्यकता है। संस्कृति को बचाने के लिए संस्कृत की आवश्यकता है, और उन सभी बच्चों को, पढ़ने वाले मदरसों को सभी अध्ययन उनका अधिकार है, वो भी उनकी आवश्यकता है। महाराज जी, अभी आपकी सरकार भी है, विधानसभा भी चल रही है, क्या आपको नहीं लगता कि एक तरफ जो संस्कृत
लगभग पक्ष है। क्या गुरुकुल अब जो आपको नहीं लगता है गुरुकुल भी खोलने चाहिए प्रदेश के अलग अलग जिलों? आप निश्चिंत रहें, ये आपका सवाल मेरा भी सवाल था, लेकिन जब सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की और सनातन के साथ साथ संस्कृति, परंपराएं, उपनिषद, वेद, पुराण और नई टेक्निक के साथ में जमाने को आगे बढ़ना है। पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में भारत स्थापित था और वह पुनः स्थापित हुआ है। तो हमारे वेद पुराण शास्त्रों से ही पूरी दुनिया में हम लोग जाने जाते थे, हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति से हम पूरी दुनिया में जाने जाते थे, प्राचीन परंपरा हमारे गुरुकुल की उस वजह से हम पूरी दुनिया में जाने जाते थे। आज लोग पढ़ने विदेश जरूर जाते हैं, लेकिन आप इतिहास उठा के देखें, पूरी दुनिया से लोग भारत में पढ़ने आते थे। इसलिए हमारे यहाँ पर पुनः हमारे संस्कृति को, हमारी यहाँ की वेदशालाओं को बचाने के लिए, आयुर्वेद को बचाने के लिए, प्राचीन पद्धतियों को नए रूप में लाकर और पुनः अध्ययन की आवश्यकता है और उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसके लिए काम चल रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे अन्य शिक्षाओं के साथ साथ में गुरुकुल पर और संस्कृत पर भी अध्ययन के बड़े बड़े केंद्र खुलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत राजस्थान विधानसभा के साथ ये अजीब संयोग काफी समय से जुड़ा हुआ है। किसी न किसी कारण से विधानसभा सदस्यों की संख्या कम होती रही है। अब विधानसभा अध्यक्ष ने वास्तु के जरिए इस अपशकुन को खत्म करने का सहारा लिया है। खास बात यह है कि इसे लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही सहमत हैं, लेकिन देखना होगा फिर से करो यार। राजस्थान विधानसभा के साथ ये अजीब संयोग काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ है। किसी न किसी कारण से विधानसभा सदस्यों की संख्या कम होती रही है। इस बार विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वास्तु के जरिए इस अपशकुन को खत्म करने का सहारा लिया है। हर मामले में राजस्थान विधानसभा के साथ ये अजीब संयोग सालों से जुड़ा हुआ है। किसी न किसी कारण से विधानसभा सदस्यों की संख्या कम होती रही है। अब इस अपशकुन को कम करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने वास्तु का सहारा लिया है। इस मुद्दे पर थोड़ी खास बात, फ्रेम सही है, पहले वाली सही आई थी, मेरे को ये ध्यान है। राजस्थान विधानसभा के साथ ये अजीब संयोग सालों से जुड़ा हुआ है। किसी न किसी कारण से विधानसभा सदस्यों की संख्या कम होती रही है। अब विधानसभा अध्यक्ष ने इस अपशकुन को दूर करने के लिए वास्तु का सहारा लिया है। खास बात यह है कि हर मुद्दे पर आमने सामने रहने वाला पक्ष विपक्ष भी इसे लेकर सहमत है। अब देखना होगा विधानसभा अध्यक्ष के ये प्रयास कितने सार्थक होते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।
यहाँ पे स्टैंड का क्या मतलब है? ऐसे लो थोड़ी कि सस्पेंस टाइप लगे। हाँ कैसे सर? और आपको तो सिर्फ उस पे देखते हैं हम तो फेसबुक पे। दूरदर्शन से सीधा मैं यही लगा था, मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट एज के चक्कर में दामोदर भेजी गाड़ी कौन? न्यू के साथ था मैं। अभी तक तो कोई फोन नहीं आया, बोल रहे हैं, बात नहीं हो पाया, जब तो पत्रिका टीवी नहीं है। अरे आपने तो अब बाईपास हो ठीक है, गया। बस